मेरी आवाज क्लियर जा रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो वर्षा, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो अवधेश जी, आवाज जा रही है? एक बार मैं आप लोग को सिलेबस से फिर से रूबरू करा देता हूं ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए कि हम लोग कहां पर हैं। बेहतरीन सेशन में कैसे सभी लोग बताइए, आपको मेरी आवाज क्लियर जा रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो वर्षा, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो अवधेश जी, आवाज जा रही है? एक बार मैं आप लोग को सिलेबस से फिर से रूबरू करा देता हूं ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए कि हम लोग कहां पर हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो श्वेता, कैसे हैं सभी लोग? अभी हेलो रेणुका, अभी तक का सब क्लियर है आप लोग को? अगर कभी ऐसा इमरजेंसी हो ना तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, है ना। मेरा पर्सनल आईडी है @दीपक हिमांशु, है ना, DEEPAKHIMANSHU। हेलो अभिनय, क्योंकि कई बार होता है तो आप लोग के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, थोड़ा लेट सवेर, लेकिन मैं आपको उस पर रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। तो चलिए एक बार मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूं कि हम लोग कहां पर हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, किसी को याद है? स्क्रीन शेयर करूं? एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं। तो जो हमारा अभी तक का है, हम लोगों ने अपना, अभी हम लोग चौथे यूनिट पे थे ना। ए यूनिट हमारा हो गया था, उसके बाद बी यूनिट हमारा हो गया था, उसके बाद हमारा सी यूनिट हो गया था। लास्ट क्लास में पार्टनरशिप वाला पढ़ा था ना, डी यूनिट में। लास्ट क्लास में ये वाला पढ़ा था, है ना, जो क्रिएटिंग पार्टनरशिप, ये वाला कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अब हमारा ये लास्ट यूनिट बचा है और ये मैं शुरू कर रहा हूं आज से, है ना, जिसमें कि आपको एनईपी है, इसकी मैं क्लासेस लूंगा, और उसके बाद चाइल्ड राइट्स वाले सेक्शन है, और तीसरा आपको अलग अलग एजुकेशन पॉलिसीज है, फिर उसके बाद स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल वगैरह है, एजुकेशन पॉलिसीज सबके साथ। तो ये वाली यूनिट अब हमारी बची हुई है। तो एक मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं कि अब आज से शुरू होके हमेशा आप लोग को क्या करना है, हर वीक में एक यूनिट रिवाइज करना है ना। जैसे अब आज से शुरू करिएगा तो ए यूनिट रिवाइज करिएगा। कैसे ही रिवाइज करना है मैं आपको बताता हूं कि आप, दो तरीका है। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, ठीक है, एक बार वापस आ जाते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है तो आप सिर्फ नोट्स सबने बनाया है ना, नोट्स, तो आप अपने नोट से या पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक बार दोबारा आपको वीडियो देखना चाहिए, स्पीड बढ़ा के ही देख लीजिए, लेकिन वीडियो आपको दोबारा जरूर देखना चाहिए। तो आप इसको एक फिर से, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, है ना, एग्जाम का भी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है आपको, तो आप पहले दिन से बिल्कुल शुरू कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, सीटेट की तरह। वर्षा, आप तो रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपको तो आइडिया है ही मैं क्या बोल सकता हूँ। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी आप लोग को पहला यूनिट से आप शुरू कर लीजिए, ठीक है। मतलब अभी लास्ट यूनिट चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप शुरू कर लीजिए क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा लेंदी है।
और मेरे हिसाब से आपको क्लास देख लेना चाहिए, मतलब दोबारा वो सब चीजें रिपीट करनी चाहिए। कैसे कोई मूवी दोबारा देखते हैं, वैसे ही आपको ये पूरा चीज दोबारा करना है। क्लासेस देखिए, फिर क्वेश्चन बनाइए, और फिर नोट्स देखिए, और नोट्स में कुछ नया पॉइंट ऐड करना हो तो करिए, नहीं तो नोट्स तो आपका बना हुआ ही है। ये प्रैक्टिस आप हर क्लास के लिए रिवाइज करिए। एक दिन में नहीं होगा, मैं चाह भी नहीं रहा हूं कि आप तुरंत कर लीजिए, एक एक करके करिए। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा एम ऑफ एजुकेशन एंड एनईपी 2020। उसका आज पहला क्लास है, और इसके बहुत सारे बेहतरीन जो है कंसेप्ट हैं जो हम लोग समझेंगे आज, और आपको बहुत मजा आएगा। और कई बार चीजें लागू नहीं होती है लेकिन गवर्नमेंट में, लेकिन वो जो पॉलिसीज जब आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि यार अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए कितना मजा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आखिरकार एम ऑफ एजुकेशन क्या है हमारा एनईपी 2020 से जुड़ा हुआ, और क्या हमारा नया टारगेट है। थैंक यू अभिनय। देखिए, एनईपी 2020 एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आई है, अगर ये सही से इंप्लीमेंट होता है तो। अगेन मैं बोल रहा हूं क्योंकि वी आर इन 2025, इस एनईपी को भी 5 साल बीत गए, और कुछ तो टारगेट 2025 तक का भी था जो अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है कि हम उसको बहुत अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमें काम करना है। और मेरे दोस्तों, जिम्मेदारी किसकी है? क्या मतलब बस हम सरकार को दोष दे सकते हैं? नहीं। इस एम ऑफ एजुकेशन को, नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी ही। एज अ टीचर हम एजुकेशन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाता हूं, तो मैं अपना काम अच्छे से करूं, आप स्कूल में जाए छोटे बच्चों के लिए आप अपना काम अच्छे से करिए, तो चीजें होंगी। बेसिकली है क्या एनईपी 2020? शायद पहले भी आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन हम इसको फिर से पढ़ेंगे और अच्छे स्तर से पढ़ेंगे। सो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज रिलीज्ड ऑन 30th of July 2020। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया, हैज कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी, है ना, चेयरमैन थे उनके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इन जून 2017 टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। The committee submitted the draft NEP public comments in मई 2019. NEP will replace the National Education Policy 1986. The main aspect of NEPs include the following. तभी हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें कहा गया। तो क्या हुआ कि 30 जुलाई 2020 को इसको रिलीज किया गया, लेकिन इसको बनने में काफी साल लगे। मतलब 2017 से 2019 तक ये बना है। तो जून 2017 में ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनी थी, है ना। इसरो के पूर्व चीफ रहे हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। सो उनके निर्देशन में टीम का गठन किया गया, और 2019 में वो बन के रिलीज हुआ, और उसको सार्वजनिक टिप्पणी के लिए, कि मतलब कोई भी उस पर अपना फीडबैक दे सकता है, ये ड्राफ्ट जो है सौंपा गया। और उसके बाद 2020 से वो लागू होगा, इसलिए एनईपी 2020 बोला गया। और एनईपी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान वो देगी। अगर आपको पता हो, जैसे वर्षा ने बताया, आप लोग को भी अगर एनईपी के बारे में कोई भी बात पता हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हालांकि हम लोग देखेंगे। तो ये एक ऐसी ड्राफ्ट बनकर तैयार हुई जिसमें कि एजुकेशन को रिवॉल्यूशन लाने की बात की गई। और एक बहुत बेसिक बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कि आप अपने घर की भी समय समय पर बदलाव करते हैं, है ना। कोई चीज़ें अपग्रेड करते हैं, बदलते हैं, क्लीन करते हैं, या उसको रख रखाव करते हैं, मरम्मत करते हैं। आप सोचिए, एजुकेशन पॉलिसी, आप खुद अपने बचपन से अभी तक अगर आप देखिए तो दुनिया में कितना परिवर्तन हो गया, लेकिन क्या इतना परिवर्तन को अगर हमें नए बच्चों को अडॉप्ट कराना है, एज इट इज जो चल रहा था वैसे ही पढ़ाने से संभव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। आज के जनरेशन के बच्चे के स्कूल करिकुलम में, क्योंकि हमेशा हम क्या कहते हैं कि स्कूल और पढ़ाई रियल लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए, और 1986 की रियल लाइफ जब करिकुलम बनी थी तो वो तो तभी के अकॉर्डिंग बनी थी, और आज की रियल लाइफ में बहुत बड़ा फर्क है।
तो तभी की जो बातें थी, और बहुत सारी चीजें भी बदल गई ना। अब जैसे कि वुमेन एजुकेशन की मैं बात करूं, या रूढ़िवादिता की बात करूं, तो आज भी हम लोग क्या पढ़ते हैं स्टूडियो टाइप के बारे में। लेकिन अब चीजें काफी बदली है। बहुत जगह स्टूडियो टाइप नेचर ठीक भी हुए हैं, या बहुत जगह उसका एक अभ्रंश रूप भी आ गया है। तो अभी की जो हमारी करिकुलम होनी चाहिए, वो अभी के हिसाब से होनी चाहिए। 1986 के सोच के हिसाब से तो अभी हम नहीं चल सकते हैं। एवरीबडी, यस और नो, सभी लोग बताइए। अवधेश, वर्षा, वर्षा तो बता ही रही है, अनम, श्वेता, अभिनय, रेणुका, दामिनी, कृष्णा। तो इसलिए हर चीज का पुनर्गठन करने की बात की गई। तो सबसे पहले स्कूल एजुकेशन, रिस्ट्रक्टिंग ऑफ। देखिए, इसको ना, क्लास को आप अपना एकदम फ्रेंड्स का ये मानिए, ग्रुप मानिए, जिसमें कि आप बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं ना। कोई भी बात मन में हो आप आराम से लिखिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी टीचर हैं मेरी तरह, कोई उसमें ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठ के सुनेंगे मैं बोलूंगा नहीं, ना तो मैं वैसा टीचर हूं और ना ही मुझे वो पसंद है। तो आप, अब जैसे 10 लोग ग्रुप में रहते हैं, कैसे चैट करते हैं, कोई बात पर टिप्पणी हो रही तो सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वैसा ही आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं मुझे फर्क नहीं, आप इन्वॉल्व लिख रहे हो रहे हैं ना। तो स्कूल एजुकेशन क्या हुआ, रिस्ट्रक्टिंग ऑफ स्कूल करिकुलम। तो कहा कि एनईपी हैज सजेस्टेड दैट द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन be restricted to become more relevant to the different level of development of children. The current structure of school education 10 plus 2 design will replace by 5 plus 3 plus 3 plus 4 या 5334 curriculum comprising a 5 year foundational age, शुरुआती 5 साल जो है, ईयर 3 to 8। उसके बाद 3 year प्री ऑपरेटरी एज, प्रीपरेटरी एज जो 8 से 11 साल होगा, एंड और क्लास 3 to 5, एंड 3 years मिडिल एज जिसको 11 to 14 ईयर्स बोलते हैं, और क्लास 6 to 8 इसको हम बोलते हैं। और फोर्थ है हमारा 14 to 18 ईयर्स सेकेंडरी स्टेज, जिसको हम लोग क्लास 9 to 12 बोलते हैं। आप लोग जानते हैं, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस का बेसिक है तो वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो मौजूदा ढांचा अभी हमारा क्या है, 10+2 हम लोग बोलते भी हैं, 10th किए हैं, 10+2 किए हैं, 12th किए हैं। तो अब हम वैसा नहीं बोलेंगे, है ना, इस डिजाइन को अब खत्म कर दिया गया, अब 5334 पर लाया गया। तो जो शुरुआती 5 साल है मेरे दोस्तों, ये किस उम्र से शुरू होगा, फाउंडेशनल एज कक्षा 3 से शुरू होगा, है ना, और कक्षा सॉरी उम्र 3 साल से शुरू होगा, 8 साल तक होगा। इसमें शुरुआती दौर में बच्चा रहेगा, 3 साल प्ले स्कूल पढ़ेगा, और कक्षा 1 और कक्षा 2, है ना, पढ़ेगा। उसके बाद सेकंड अगर आप देखते हैं कि कक्षा 3, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 साल है प्री ऑपरेटरी, उसमें क्या है, 8 से 11 साल में बच्चा रहेगा, तभी वो कक्षा 3 से 5 में जाएगा। फिर जो अगला स्टेज कहलाएगा मिडिल, है ना। तो पहला हो गया फाउंडेशनल, दूसरा हो गया प्रिपरेटरी, तीसरा हो गया मिडिल। मिडिल कक्षा यानी कि इस समय पर 6 से 8 कक्षा, बच्चे की उम्र होगी 11 से 14 साल। और सेकेंडरी जो होगा उसमें वही माध्यमिक उच्च माध्यमिक जिसको भी हम लोग बोलते हैं, तो वो 14 से 18 साल होगा, कक्षा 9 से 12 होगा। तो ये बेसिक एक्चुअली शुरुआती दौर में मेन परिवर्तन क्या, अगर आप देखें तो 9 से 12 को तो आज भी आप सेकेंडरी बोलते हैं ना, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी, मिडिल भी बोलते हैं, लेकिन बेसिक प्रॉब जो चेंजेज हुआ है वो स्टार्टिंग लेवल पर आया है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है चीजें हैं। अनम वो एक अलग विषय है, अनम रिजवी, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे आलोचना विलोचना पर। बस आप बेसिक ये समझिए कि अ, हर चीजों के दो पक्ष होते हैं, और अगर कोई चीजें सही से ना समझी गई या सही से ना इम्प्लीमेंट हुआ तो फिर उसका अभ्रंश रूप भी आ जाता है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पहले क्या होता था कि हम लोग कक्षा, बच्चे की 4 साल की उम्र होती थी, कक्षा 1 में एडमिशन करा देते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था। 5 साल की उम्र होती थी, कक्षा 1 में एडमिशन करा देते थे। लेकिन अब आपको इसमें ये बंधक हो गया कि आप 6 साल तक बच्चे की कक्षा 1 में एडमिशन नहीं करा सकते। अब आपको ये अच्छी लगे या बुरी लगे, अब आप इसकी आलोचना करिए या जो करिए, लेकिन ये इसलिए किया गया है कि आप बच्चे का बचपन न छीनिए। ये अपने समझ समझ का फेर है, और इंप्लीमेंट करने का भी।
तो बच्चा उम्र जब 3 से 6 साल का है तो उसका बचपन बीते, वो प्ले स्कूल में रहे। अब आप जाइए किसी भी स्कूल में, 5 साल के बच्चा को आप नहीं एडमिशन करा पाओगे कक्षा 1 में। तो इसलिए इस डिजाइन को बनाया गया कि हम जो है शुरुआती जो 5 साल है, उसमें शुरुआती 3 साल बच्चे को बचपन में रखें, प्ले में रखें, और 6 साल का जब बच्चा हमारा हो जाए तब वो कक्षा 1 में जाए, 7 साल का प्लस हो जाए तब वो कक्षा 2 में जाए, ऐसा। और 2 साल तक, 2 कक्षा तक, स्टैंडर्ड 2 तक बच्चा बेसिक कहाएगा, है ना, देख रहे, फाउंडेशन कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये है स्ट्रक्चर, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएगी, फिर आप खुद ही इस पर विचार करिए। अब शुरुआती दौर में बच्चे की बचपन आप ना छीने, साथ ही साथ शुरुआती दौर में पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी बने, है ना। वो अभी देखिए क्या है, हम बच्चे को बचपन से ही अपनी भाषा छोड़ के इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये कह रहा है कि भैया इंग्लिश पढ़ाएंगे, लेकिन मातृभाषा पहले जान के तब पढ़ाएंगे, क्योंकि वैसे में बच्चा मातृभाषा भी सीखेगा और इंग्लिश भी अच्छे से सीखेगा। लेकिन शुरुआत से ही आप घर में बोलते हैं बाल्टी, या बच्चे को बोलाते हो बकेट, समझ रहे हैं, तो बच्चा का कंफ्लिक्ट हो रहा है। तो इसलिए आया अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ईसीसी। So it involves play-based and activity-based learning for young children that include alphabet, language, puzzle, painting, and music. The committee said that by the age of 6 साल की उम्र तक, मतलब जब तक बच्चा आप कक्षा 1 में जाएगा उससे पहले तक, 85% of the cumulative development of the children's brains takes place. She suggested that ECE should be included in the school structure for the children of age 3 to 6 years by adopting the school curriculum 5 plus 3 plus 3 plus 4. ECC can be provided through स्टैंड-लोन आंगनबाड़ीज, जो शुरुआती दौर है, प्ले स्कूल में कैसे कराएंगे, स्टैंड-लोन आंगनबाड़ी लोकेटेड इन प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल ऑफ एक्जिस्टेंस प्राइमरी स्कूल, स्टैंड-लोन प्री स्कूल। Additionally, the national curriculum and pedagogical framework for ECC will be developed, नया NCF बनेगा by the NCERT, National Council for Education Research and Training, आंगनबाड़ी workers with qualification at secondary level and above will be offered a 6-month certification program in ECC. हिंदी में भी समझाता हूं, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लगेगा होगा। देखिए अब क्या रहा कि भैया ये जो ECC है, इसका काम है 3 से 6 साल की उम्र में, तो बच्चा को इस उम्र को बहुत प्रीसियस बनाना है। क्या करना है, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, अल्फाबेट, भाषा, पजल्स, पेंटिंग, संगीत, इसमें बच्चा को पूरा एकदम जितना आपको करिकुलर में शामिल कर सकिए। कमिटी ने 6 वर्ष की आयु तक बच्चों के दिमाग का 85% संचयी विकास हो जाता है। कमिटी ने ऐसा कहा, वो बात सही है। आप तो CDP के स्टूडेंट, आप जानते हैं कि आज भी हमारा जो सोच है, हमारा जो वर्ड्स है, या जो भाषा का विकास है, या जो मेंटलिटी है, ये सब वैसा है जो हमने बचपन में देखा था, वो आज भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 85% विकास बच्चे का दिमाग का तभी हो जाता है। तो उसने कहा कि 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 करिकुलम में जो शुरुआती 3 साल है ना, शुरुआती 5 के अंदर का जो 3 साल है, अपना कर 3 से 6 वर्ष के बच्चे को ECC को स्कूल संरचना में शामिल करिए। अब दिक्कत क्या है ना, आप तो आंगनबाड़ी में फंड दे दिए, समझ रहे हैं, जो प्रॉब्लम है, जो आलोचना होती है, उसमें भी कभी कई चीजें सत्य होती है, अनम जो आपने बोला था अभी, लेकिन आंगनबाड़ी वाले क्या कर रहे हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई अच्छा रूल आया तो या तो वो इंप्लीमेंट होगा तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, लेकिन अगर उसको आप जुगाड़ में बिठा दिए अपने फायदे के लिए, तो फिर आपका बेनिफिट बढ़ गया और मामला तो खराब का खराब ही रह गया, है ना। जब किसी को भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, तो या तो आप उससे कुछ अच्छा कर सकते हैं, या तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स, वही है ना कि इट्स नॉट ऑल अबाउट द प्लान, इट्स अबाउट इंप्लीमेंटेशन। हमें बोल दिया गया, अब हम उसको कर नहीं रहे। आपको मैं बताऊं, सरकारी स्कूल में जितनी फंडिंग्स है और जितनी व्यवस्था है, प्राइवेट स्कूल को उसका 10% भी नहीं है। लेकिन फिर भी आज देखिए प्राइवेट स्कूल की स्मार्टनेस आज भी सरकारी स्कूल से बहुत ऊपर है।
क्यों नहीं? हमारे यहाँ इतने एग्जाम क्रैक करके आप लोग टीचर बनने के जा रहे हैं। केवीएस या सेंट्रल स्कूल्स, रेलवे, एनवीएस, ये हमारे इन सब की स्थिति अच्छी है, लेकिन मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग में जो आंगनबाड़ी है ना, या प्राथमिक स्कूल में कई बार आंगनबाड़ी होता है, ताकि उसी आंगनबाड़ी से बच्चे पहली क्लास में चले जाएं। मौजूदा प्राइमरी स्कूल में जो प्राइमरी पूर्व की कक्षाएं हैं, स्टैंड अलोन प्री स्कूल है, बहुत सारे प्री स्कूल भी होते हैं जो कि खाली प्ले स्कूल है वो। इसके अतिरिक्त ईसीसी के राष्ट्रीय करिकुलम और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क जो एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसमें कि ये बताया जाएगा कि उस शुरुआती 3 साल में आप क्या करोगे। सीनियर सेकेंडरी स्तर तक उससे अधिक जो है कि क्वालिफिकेशन वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ईसीसी में 6 महीने का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। मतलब अगर आप 12th पास हैं तो आप उसके बाद ईसीसी के लिए ट्रेंड हो सकते हैं एक टीचर या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होने के लिए। जो एनटीटी जानते होंगे आप लोग, है ना, तो एनटीटी उसी को बोलते हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, तो उसी को मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि बच्चे को हम सही ढंग से आगे बढ़ा सकें। अब ये तो हो गया शुरुआती 3 साल में। इसके बाद एक क्वेश्चन देखा होगा आपने, मैंने कराया था आपको एफएलएन का, ठीक है। ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। और एफएलएन क्या है? ये कक्षा 3 तक का है। ईसीसी कब तक का था? शुरुआती जो उम्र 3 साल है, प्ले स्कूल का था ईसीसी। ये किसके लिए है? ईसीसी प्ले स्कूल के लिए। और उसके बाद जो एफएलएन है वो कक्षा 3 तक का है। एफएलएन में क्या कहा जाता है? फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी है, बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी आप इसको बोल दीजिए, या फाउंडेशनल इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी भी आप इसको बोल सकते हैं। So the committee noted that the large proportion, approximately 5 crore of the students enrolled in primary school have acquired basic literacy and numeracy, the ability to read and understand basic test and perform basic addition and subtraction potential has not been achieved. He suggested that every student should acquire basic literacy and numeracy by class 3 to achieve this goal. A national mission on basic literacy and numeracy will be established under MHRD. All the government should prepare implementation plans to achieve this goal by 2025. ये मैंने बोला था ना, 2025 के भी बहुत टारगेट है। The national repository of high quality resources on foundational literacy and numeracy will be made available on the government e-learning portal दीक्षा। दीक्षा का नाम सुना है आपने? तो ये जो मूलभूत साक्षरता और अंकगणित है, इसमें वही कहा गया कि देखिए कक्षा 3rd तक आपको क्या करना है कि बहुत सारे यहाँ पर डेटा दिया गया कि प्राथमिक स्कूल में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी ने बड़े अनुपात, लगभग 5 करोड़ में मूलभूत साक्षरता और अंकगणित ही हासिल नहीं किया है। मतलब आप कक्षा 3 में चले गए, लेकिन बेसिक चीजों को पढ़ना, समझना, बेसिक जोड़ घटा भी हासिल नहीं किया है। तो उसने सुझाव दिया कि प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा 3 तक की मूलभूत साक्षरता और अंकगणित होनी चाहिए। ये दूसरा टारगेट। एक तो प्ले स्कूल में बच्चा को मस्ती में प्ले कराओ, यस और नो। दूसरी बात कि आप कक्षा 3 तक बच्चे को इतना तो सिखा दो। देखिए मैंने कल भी यूट्यूब क्लास में कहा था कि आप बच्चे को पीएचडी करा दो, यही ड्रीम रखो, लेकिन वास्तविकता तो ये है ना कि करोड़ों बच्चे जोड़ घटा नहीं जानते हैं, और वही जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो नहीं जानते रहते हैं, तो उनको कोई ठग के चला जाता है ना। तो इसलिए कहा गया है कि आगे का तुम बड़ा सोचो, लेकिन हर स्टेप को देखो। कक्षा 3 तक हर बच्चा बेसिक जोड़ घटा, पढ़ना लिखना, साइन करना, चीजों को समझ पाना आना चाहिए उसको। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एमएचआरडी के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान संबंधी जो राष्ट्रीय मिशन है, इसकी स्थापना की जाएगी और सभी राज्य सरकार को 2025 तक इस लक्ष्य को हासिल करने की क्रियान्वयन की जानी चाहिए। हालांकि 2025 तक अभी हासिल नहीं हुआ है, लेकिन ये कोशिश हमें अभी भी करनी है। सरकार के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दीक्षा पर मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान पर उच्च क्वालिटी के रिसोर्सेज की राष्ट्रीय रिपोजिटरी उपलब्ध कराई जाएगी। कि मतलब क्या कराना है, कैसे कराना है, ये आपको नेशनल लेवल पर दिया जाएगा। सो इंश्योरिंग यूनिवर्सल कवरेज एंड इंक्लूजन, इससे क्या होगा? द कमिटी नोटेड दैट ऑल्दो द राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीए 2009 सुना है आपने, ये 2009 से ही चला रहा है। तो ऑल्दो ये जो आरटीए 2009 है हैज ऑलमोस्ट सक्सीड इन अचीविंग यूनिवर्सल एनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन, बेनिफिट तो उसका हुआ है,
Retention of children in school is still challenging for the school system. So it had said that as a student reach higher class, a decline in the gross enrollment ratio is observed, indicating that dropout are rampant in the school system. GER यानी कि gross enrollment ratio express the number of students enrolled in the percentage of the population of the same age group. तो ये क्या कह रहा है कि आरटी एक्ट आया था और आरटी एक्ट ने अपना बहुत अच्छा कमाल दिखाया था, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है ना। आरटी एक्ट ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन वो भी अब हर चीज को अभी भी ठीक नहीं कर पाया। वही कह रहा है कि प्राइमरी स्कूल में उसकी वजह से काफी दाखिला हुए हैं, क्योंकि उसके बाद काफी सारी सुविधाएं स्कूल में आई, मिड डे मील आई, बच्चे के लिए पोशाक आए, पैसे आए, छात्रवृत्ति आई, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन अभी भी स्कूल में बरकरार रखना मुश्किल है। आप एक चीज गौर करिएगा, कक्षा 3 तक पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं पूरे देश में, उतने बच्चा कक्षा 5 तक नहीं जा सकते, फिर उतने बच्चे कक्षा 8 तक नहीं जा पाएंगे। मतलब कि मान लीजिए कि अगर 1000 बच्चे 3 क्लास तक पढ़े हैं तो 800 ही जाएंगे 5 तक, 600 ही जाएंगे कक्षा 8 तक, बीच बीच में छूटते जाता है, और उसमें से 300-400 जाएंगे हायर लेवल तक। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां ये या अवेयरनेस का अभाव रहता है। तो उन्हें जैसे जैसे विद्यार्थी ऊंची कक्षा में पहुंचते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की ओवरऑल कितना बच्चा है और कितना बच्चा स्कूल जा रहा है, वो रेशियो गिर जाता है, ये यानी कि ड्रॉप आउट कर जाता है ना। और जीईआर समान आयु वर्ग की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को प्रकट करता है कि टोटल बच्चे में से कितना बच्चा जा रहा है। बिल्कुल, स्कूल बिल्डिंग, स्कूल व्यवस्था, स्कूल की बेसिक चीजें, सब कुछ में सुधार हुआ है और बहुत इस पर खर्च भी हो रहा है। और कई स्कूल तो जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे देश में इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इसके बाद देखिए, एडिशनली द कमिटी नोटेड दैट सम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप हैव अ ग्रेटर डिक्लाइन। मैंने बोला ना कि अभी 3 क्लास के बाद बच्चा माँ बाप की मदद करने लगता है, घर में खाने का स्थिति नहीं है, वो क्या पढ़ाई करेगा। जैसे जेंडर आइडेंटिटी भी एक इशू है, फीमेल, ट्रांसजेंडर पर्सन, सोशल कल्चर आइडेंटिटी है, एससी या ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट्स फ्रॉम स्मॉल विलेज एंड स्मॉल टाउन, सोशियो इकोनॉमिक आइडेंटिटी है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी एंड लो इकोनॉमिक इनकम ग्रुप फैमिलीज, disability. It has suggested that scheme policies related to such groups should be strengthened. Additionally, special learning zone should be created in areas where these disadvantaged groups are present in large number. Gender-based inclusion and funds should also be created to help female and transgender students to access the education. अभी क्या हो रहा है देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी। जहां मैं रहता हूँ यहाँ बगल में ना बहुत सारे वर्कर्स रहते हैं, जो मैं हैदराबाद में रहता हूँ, तो यहाँ पे हमारे बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से, अलग अलग जगह से वर्कर्स आते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए। उनकी फैमिली भी आ रहती है। जब मैं जाता रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, सब यहीं पे रहते हैं। क्योंकि वो, अब एक बात बताइए, उनका बस जीवन चल रहा है, वो बच्चा भी बड़ा होगा तो वही व्यवहारिक ज्ञान सीख के वो भी ये काम करेगा। तो इसको, ये प्रॉब्लम है ना। तो आर्थिक स्तर से वंचित होना भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, और लैंगिक पहचान भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि लैंगिक पहचान आप देख रहे हैं, हालांकि सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी लड़कियों को लोग ये करते हैं। कल बड़ा अच्छा मैं किसी से डिस्कस कर रहा था तो मैंने ही बोला, आज भी ना एक चीज क्या है पता है आपको, कितना भी लोग एडवांस हो जाए, लेकिन ना हर व्यक्ति ये चाहता है, 2 चीजें होती हैं कि जिस घर में, मतलब जिस लेडीज को पहला बच्चा बेटा होता है, लोग बोले ना बोले, साइकोलॉजिकल में बात बता रहा हूं, उसको ना लोग बड़ा ही मानता है, पहला बेटा है। और अगर आपको बेटी है तो लोगों की इच्छा रहती है कि एक और बेटा हो जाए। आज भी ये समाज में है, हम कितना बदल गए हैं फिर भी समय रहता है ये भी सोच सुधरेगी, लेकिन आज भी है। तो फीमेल को लेकर ये भी है कि भाई फीमेल को अभी भी उतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, कहीं ना कहीं वो दिक्कत आज भी है। सामाजिक सांस्कृतिक पहचान जो है, अनुसूचित जाति जनजाति, अब इनको मुख्य धारा में लाया ही नहीं गया। भौगोलिक पहचान, बहुत ऐसे गांव कस्बे हैं जहां पर एजुकेशन तो छोड़िए, बिजली रोड नहीं पहुंची।
हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। और इसके साथ-साथ आपको सामाजिक आर्थिक पहचान, जिसमें कि सामाजिक आर्थिक पहचान में आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे प्रवासी समुदाय वहाँ से यहाँ चले आए, जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया। निम्न आय परिवार के लोग हैं या विकलांगता है, ये लोगों को दिक्कत तो होगी ना, बताइए। इन लोगों को दिक्कत तो आज भी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। तो उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे के लिए नीतियों को हमें मजबूत किया जाना चाहिए और इनके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में इन वंचित समूह की अधिक संख्या मौजूद है, वहां विशेष शिक्षण जोन्स बनाए जाने चाहिए। लिंग आधारित समावेशी कोर्स भी बनाए जाने चाहिए, जो शिक्षा हासिल करने में महिला ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों की मदद करे। अब आता है कि अब ये तो हो गया कि सभी को लाना है, अब है कि करिकुलम हमको कैसे करना है। So improvement in curriculum content भी हमें करना है. So the curriculum weightage in each subject should be reduced to emphasis and should be given to the core content of the subject in the curriculum. This will make learning based on critical thinking, decision, and analysis possible. Students should be given more flexible and choice in the subject of study, especially in secondary school. Based on this principle, NCERT will create a new and comprehensive national curriculum framework for school education, and this framework can be reviewed every 5 or 10 years. तो बोला देखिए, अब तो आपको ये सब तो बात हो गई, लेकिन आपको करिकुलम भी तो लाना होगा। बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं। सो करिकुलम के कंटेंट में सुधार है, तो प्रत्येक विषय के करिकुलम के भार को कम किया जाना चाहिए। पुस्तकों का बोझ है ना, एकदम इतनी चीजें पढ़ने के लिए दे दिया कि भैया बच्चा अब परेशान परेशान है, तो मूल कंटेंट पर जोर दिया जाना चाहिए। हम लोगों ने भी जितनी चीजें पढ़ी है उसमें 30-40-50% तक कंटेंट मूल नहीं है, मतलब वो चल रहा है जो चल रहा है। हमारा क्या है, क्रिटिकल सोच पर। जैसे आज भी आप लोग देखिए, आज भी लोगों का माइंडसेट क्या है, ज्यादा ज्यादा पढ़ना। अभी आप ही लोग का देखिए, यूट्यूब पर ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, होता कुछ नहीं उससे। क्यों? क्या आपकी गलती नहीं है, ये पूरा माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है कि हम भेड़ चाल में चल रहे हैं। हम अपने आप को क्वालिटी पर नहीं काम कर रहे हैं। वही बात होगी कि इतना खाना है, ये नहीं कि क्वालिटी का प्रोटीन विटामिन हमारे अंदर अगर ज्यादा इंटेलिजेंसी रहे, समझ रहे, तो हम क्या, शरीर को किस चीज की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो न्यूट्रिशन इतना खाने से थोड़ी होता है। आप सही न्यूट्रिशन अगर लीजिए, सही मात्रा में ही लीजिए, तो आपका बॉडी एकदम फिट रहेगा और फैट भी नहीं होगा। वैसे ही है पढ़ाई में, आपको इतना करने का ज्यादा जरूरत थोड़ी है। आप समझ रहे हैं, चीजों को समझने की जरूरत है। एक बार समझ गए तो फिर तो आप उसको आराम से रिपीट कर सकते हैं। सो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी और विकल्प दिए जाने हैं, क्रिटिकल सोच, चर्चा, विश्लेषण करनी है, खासकर सेकेंडरी लेवल पर जब बच्चा चला जाता है। इस आधार पर एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा का नया और व्यापक फ्रेमवर्क बनाएगा और इसे 5 साल और 10 साल बाद में, 5 साल से 10 साल बाद में इसको दोबारा देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर 5 साल बाद दुनिया कुछ और रहेगी, तो उसको हमको अपडेट करना जरूरी है। इसके बाद आता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा? शुरुआती दौर में बताइए आप लोग, आपकी मदर टंग, यानी कि क्लास अप टू 5 और प्रिफरेबली अप टू क्लास 8 should be the local language, their mother tongue in both government and private school. The existing their language, three language formula, जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर ऑल्सो। वही बोला ना कि बचपन को एकदम जन्म से इंग्लिश सिखा रहे हैं। अरे आपकी हेरिडिटी आपकी मदर टंग की है, मातृभाषा की है, आप बच्चे जबरदस्ती इंग्लिश ठूसे जा रहे हैं। वो सीखेगा इंग्लिश, लेकिन सही टाइम पे सिखाओगे तब। हम लोग नहीं सीखे। अब तो करिकुलम और बढ़िया है। However, there should be more flexibility in the formula and no language will be imposed at any state. Under the three language formula, a state can adopt the implementation of the Hindi, English, and a modern Indian language, preferably the South language, in Hindi speaking states, and Hindi, English, and non-Hindi language या रीजनल लैंग्वेज कहिए, है ना, इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। सो ये एक तो नॉन हिंदी वाला होगा, है ना, मॉडर्न लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स एंड नॉन हिंदी लैंग्वेज of the
हिंदी, इंग्लिश एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, ठीक है, एंड हिंदी, इंग्लिश एंड नॉन हिंदी लैंग्वेजेस इन किसमें, ये नॉन हिंदी स्टेट। अभी मैं आपको उसको डिटेल में बताता हूं, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग, द एनईपी सजेस्टेड दैट दीज थ्री लैंग्वेजेस शुड बी बेस्ड ऑन द choice and state and student, however, two or of the three languages should be native language of Indian. Additionally, Sanskrit should be introduced as an option. अभी देखिए, मैं आप इसको आपको पिक्चर के माध्यम से भी समझाता हूं, पहले आप ये देख लीजिए। निर्देश क्या है कि कक्षा 5 तक, अगर जरूरत हो तो कक्षा 8 तक भी, मतलब उसको भी आप जल्दबाजी मत करिए, बच्चे को स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ाइए। होता क्या है ना दोस्तों, हम लैंग्वेज के पीछे दौड़ते हैं यार, लैंग्वेज तो बस एक माध्यम है। मेन बात है कि आप उन चीजों को डीप में समझिए, है कि नहीं बताइए। आज अगर आप किसी चीज को समझते हैं तो उसको आप 10 की 20 लैंग्वेज में ट्रांसफर कर दो, लेकिन समझ ही नहीं पाए तो फिर लैंग्वेज जान कहेंगे इंग्लिश बहुत फराटेदार बोल रहे हैं, लेकिन डेप्थ नहीं। तो इसलिए बोला सरकारी निजी सब जगह तो मौजूदा त्रिभाषा फॉर्मूला आगे भी जारी रहेगा। अब इसी में क्या बोला जाएगा, और कोई भाषा थोपा नहीं जाएगा, है ना। क्या कहा कि हिंदी भाषी राज्य में हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भाषा आप सीखिए। पहला आपका हिंदी रहेगा क्योंकि आपका हिंदी भाषा है, और दूसरा अंग्रेजी सीखिए, है ना, और तीसरा आधुनिक भाषा सीखिए, है ना। और अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं हैं तो हिंदी, अंग्रेजी और जो आपकी गैर हिंदी भाषा है वो सीखिए, और इसमें से एटलीस्ट 2 देसी भाषा होना चाहिए। इसको देखिए, मैं आपको ना एक ग्राफ बना के मतलब ऐसे दिखाता हूं। अगर मान लीजिए कि आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट में, आप में से कितने लोग हिंदी स्पीकिंग जगह से आते हैं जिसकी मातृभाषा ही हिंदी है। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आप पहला लैंग्वेज हिंदी सीखेंगे ही, प्लस आप इंग्लिश सीखेंगे, प्लस आप कोई थर्ड लैंग्वेज सीखेंगे। इसमें आप मॉडर्न लैंग्वेज सीखिए या आप साउथ की लैंग्वेज सीखिए। ये थोड़ा सा ये डिवाइड को भी बांटने के लिए किया गया है। अब दूसरा, नॉन हिंदी वाले बोलिए, जैसे कोई बंगाली है, कोई उड़िया है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है। नॉन हिंदी में क्या होगा, एक तो आप अपना, है ना, जो रीजनल लैंग्वेज है वो सीखिए आप, है ना, वो तो आप ऐसे भी मातृभाषा में बचपन से सीखोगे, प्लस आप इंग्लिश सीखिए और प्लस आप हिंदी सीख लीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक हिंदी और इंग्लिश को कॉमन रखा गया है दोनों में, है ना। तो अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज कुछ और है तो मान लीजिए बंगाली है तो बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, और अगर आपकी हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश और कोई भी आप साउथ लैंग्वेज या मॉडर्न लैंग्वेज सीख लीजिए। इससे क्या होगा, एक डिजिटल डिवाइड मैक्सिमम रूप से पाटा जाएगा। लेकिन शुरुआत बच्चे की हिंदी से ही होगी और कक्षा 5 तक तो होगी ही होगी। यहां पर कक्षा 5 तक आपकी रीजनल लैंग्वेज से, है ना, स्टैंडर्ड 5 तक होगी ही होगी। 8 क्लास तक भी संभव हो तो करना है, वो आपको बोला गया। तो जब आप इन चीजों को बच्चों के बीच में करेंगे तो बच्चे की समझ बढ़ेगी। अब इसमें क्या है कि बच्चे को हमें असेसमेंट अब कैसे करना है। सो कमिटी नोटेड दैट द करंट नेचर ऑफ द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एंड एंट्रेंस टेस्ट हैज fostered a culture of coaching, है ना, which has impacted student learning. He said that the existing system of these examinations should be improved. Board exams should test only the core concept and cover a wide range of topic. For this, a student can choose their subject and they will have the option to appear for the examination twice in a year, है ना। Examination will be taken in class 3, 5 and 8 to evaluate the progress of a student in school. Basic literacy numeracy test will be conducted in class 3, है ना, and the result will be used to improve the school education system, है ना। Apart from the National Assessment Center will be established under MHRD and will be the standard setting unit for the evaluation. अब कह रहा है कि बच्चे को चेक कैसे करें, तो कहा देखिए, सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा और प्रवेश परीक्षा में जो मौजूदा प्रवृत्ति है उस वजह से कोचिंग की संख्या बढ़ी है। अभी आप देखिए कि कक्षा 2, 3, 4, 5 सब क्लास में बच्चे की कोचिंग लग रही है। आप तो इतने बड़े एग्जाम के लिए 3 महीने 6 महीने के लिए पढ़ते हो, आपका बच्चा कक्षा 1, 2, 3 से ही ट्यूशन कर रहा है
और वो भी 1-1 हजार 1,500 हजार महीना मिनिमम दे रहे हैं आप, तो जिसका असर विद्यार्थी की पढ़ाई पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इन परीक्षा की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाए। बोर्ड की परीक्षा को केवल मूल अवधारणाओं की जांच करनी चाहिए और इसमें अनेक विषय को शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी अपने विषय चुन सकते हैं और उनके पास किसी एक वर्ष में 2 बार परीक्षाएं देने का विकल्प होगा। स्कूल में विद्यार्थी की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 में परीक्षाएं होंगी और वो जो परीक्षा होगी, है ना, उसका उपयोग बच्चे को जज करने के लिए नहीं होगा, है ना, वो स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि हमने बच्चे को कितना पढ़ाया, कितना बच्चे को हम आगे बढ़ा पाए। अगर नहीं बढ़ा पाए तो हमारी जिम्मेदारी। इसके अतिरिक्त एमएचआरडी के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो कि विद्यार्थी के मूल्यांकन के लिए, है ना, एक प्रॉपर निर्धारण इकाई होगा। तो देखिए, है तो बड़ी ब्यूटीफुल चीज, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि बस इसको सही से इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो काफी अच्छा होगा। अब इन सब के लिए हमें अच्छे टीचर भी चाहिए, जो आप लोग हैं। तो अच्छे टीचर को टीचर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जो आपको मिली है या मिल रही है। So the existing B.Ed teacher training program will be replaced by 4-year integrated B.Ed program with high quality content, है ना। अब इसमें देखिए बड़ा जबरदस्त चीज आएगा, pedagogy and practical training. Additionally, teacher will be expected to receive a minimum of 50 hours of continuing professional development training each year. The National Council for Teacher Education will prepare the NCF for teacher education in collaboration with NCERT. Teacher will not be made to perform administrative work in addition to teaching and will not be subjected to excessive transfer. Expect transfer prescribed by the state government in special circumstances. अब आप देखिए, ये जो रूल है ना दोस्तों, अगर तो आप इसको सही से यूज किए तो बच्चे का भला हो जाएगा, और नहीं तो ये आपको इतना फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया कि आप मजे मारेंगे और पढ़ाएंगे नहीं। कैसे? देखिए क्या है। नहीं, ये तो पहला लाइन तो बहुत उचित है कि बीएड प्रोग्राम के जगह पे 4 वर्ष का एकीकृत प्रोग्राम किया गया। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? पहले क्या होता था, टीचिंग प्रोफेशन में लोग तब आते थे जब सब जगह से हार जाते थे। इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, कार एग्जाम की तैयारी कर लिया, नहीं कुछ हुआ तो बीएड कर लो। ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप टीचर बनने के लिए सीरियस हैं तो आप 12th के बाद एक्टिव हो जाओ, और 3 साल आप ग्रेजुएशन करते थे प्लस 2 साल बीएड करते थे, तो 5 साल लगता था। 5 साल नहीं लगेगा, 4 साल में करा देंगे, ग्रेजुएशन भी और बीएड भी। आप लेकिन 12th के बाद अपना ये टारगेट बना लो। बिल्कुल श्वेता, एक टारगेट बना लो कि आई हैव टू, है ना, आई वांट टू बिकम अ टीचर। मतलब ऐसा भी है, ग्रेजुएशन के बाद भी ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप सच में टीचर बनना चाहते हैं तो आप देखिए 12th के बाद सिर्फ 4 साल में आप कर लो, ठीक है। नहीं तो फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर आप करोगे तो उसमें टाइम भी लगता है। तो ये इन लोगों को बढ़ावा दे रहा है जो एक्चुअल में टीचर बनना चाह रहे हैं, वही लोग आए, और उसमें उनको उच्च क्वालिटी का कंटेंट भी मिलेगा, पेडागोजी और व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। और ये भी होगी कि जब आप टीचर बन जाएंगे तो हर वर्ष 50 घंटे की निरंतर आपको पेशेवर विकास होगा, प्रशिक्षण होगा। अभी क्या होता है, मैं देखता हूं स्कूल में ट्रेनिंग असाइन किया जाता है, लोग ट्रेनिंग का, ऑनलाइन ट्रेनिंग का, लोग ट्रेनिंग का वीडियो खोल के अपना सब्जी बना रहा है घर में। भाई वो ट्रेनिंग पूरा करना है, वो पूरा होगा तभी सर्टिफिकेट निकलेगा। मतलब उसका इंटेंशन क्या है कि इस ट्रेनिंग को हम अपने डेवलपमेंट के लिए लगाए ना। आप अगर अच्छे हैं तो करोगे, देखिए है कितनी अच्छी चीज, नहीं तो आप फिर नहीं चाहते हो तो नहीं कर पाओ। वैसे कह रहा है कि आपको जो है राष्ट्रीय शिक्षण शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी जो है वो एनसीईआरटी के सहयोग से एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएगा, और इसमें शिक्षक से अधिक प्रशासनिक कार्य नहीं करवाए जाएंगे। अब इसमें अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ाने के लिए तो आप पढ़ाओगे, नहीं तो आप और छुट्टा हो गए, अरे अब तो ऑफिशियल काम भी नहीं करना है, पढ़ाना भी नहीं है, तो आप और फ्री हो गए। ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। और बहुत अधिक ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। अब इसका भी सोच अच्छा है, लेकिन इसका भी लोग फायदा उठाता है। एक ही जगह सेट हो गया है, आसपास के लोगों से गुटबंदी कर लिया है, अब खाली हाजिरी बन रहा है स्कूल में, है ना। तो तबादले की नीति की जो विशेष चीजें उसको छोड़कर बाकी चीजें ऐसी रखी जाएगी।
उसके बाद है गुड गवर्नेंस इन स्कूल, यानी कि द कमिटी हैड सेड दैट बाय स्टार्टिंग प्राइमरी स्कूल इन एवरी रिलीजन of the country, education has become accessible to all, but it has also increased the number of school with the small number of student, है ना? And the average number of student in primary school education in 2016-17 was 14. The small size of school make them difficult to run, especially financially, as there is a high cost in recruiting teachers and acquiring physical uh, resources such as library, books. मतलब अब 14 बच्चे के लिए भी तो आपको सारी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी ना. एंड द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. द एनईपी हैज सजेस्टेड दैट सेवरल स्कूल बी मर्ज्ड इनटू वन स्कूल कॉम्प्लेक्स. अब 14-15 बच्चे का है तो अब उसको स्कूल को मर्ज करो. द स्कूल कॉम्प्लेक्स विल इंक्लूड सेकेंडरी school and secondary and schools and Anganwadi within a radius of 5 to 10 kilometers. This will ensure adequate number of teacher. अब बहुत सारे टीचर हो जाएंगे, है ना, for all subject in the school premises. Adequate physical resources, चारों स्कूल की चीजें मिल जाएंगी, जैसे लाइब्रेरी है, बुक्स है, इक्विपमेंट्स है, एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द स्कूल, है ना. अब देखिए यहां पर कमेटी ने क्या कहा कि देश के प्रत्येक छात्र में प्राइमरी स्कूल को शुरू करने के लिए शिक्षा तक सबकी पहुंच बननी है. लेकिन अब स्कूलों की संख्या भी बढ़ी है. अब पहले क्या था, 2016-17 में प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थियों की औसत संख्या 14 थी. अब एक स्कूल में 14 बच्चा है. स्कूल के छोटे आकार के कारण उसे चलाना मुश्किल होता था, खासकर हर स्कूल का खर्चा उतना ही है. इसलिए क्या किया जा रहा है, सारी स्पोर्ट्स किताबें इत्यादि जुटाने में भी मेहनत लगता था. इसलिए क्या किया जा रहा है कि कई स्कूल को मिलाकर एक स्कूल बना दीजिए, आप स्कूल परिसर बना दीजिए. अब सब जगह की व्यवस्था है, अब आपके पास टीचर भी पर्याप्त हो गए, है ना. और स्कूल परिसर में सेकेंडरी स्कूल और 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूल और आंगनबाड़ियां सबको इकट्ठा कर दीजिए. आंगनबाड़ी भी उसी में है, प्राइमरी भी उसी में है, हायर सेकेंडरी भी उसी में है ना. अब सबकी सुविधाएं सब ले सकते हैं. तो स्कूल परिसर में सभी विषय के लिए शिक्षकों की पर्याप्त संख्या हो जाएगी, भौतिक संसाधन भी हो जाएंगे. होता है ना कि जब आप गांव में कोई भोज होता है, 4 भाई हैं, चारों के घर से कुर्सी आ गया तो ऐसे ही 25-30 कुर्सी हो जाता है. तो स्कूल के लिए सुशासन हो गया. तो सब चीजें जब आप मिल के करोगे वहां पर जहां पे भी जरूरत है तो वो अच्छा होगा. अब इस एनईपी में काफी सारी चीजें हैं, अगले क्लास में भी हम देखेंगे, लेकिन जो अभी मुख्य चीजें उसको आप समझिए. तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसमें क्या क्या हुआ कि देखिए, बच्चे को आप कई सारी चीजें दे रहे हैं. आपने बच्चे को बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो बच्चे की कराई. उसके बाद आप बच्चे को सार्वभौमिक कवरेज किया कि हमको सबको शामिल करना है. दूसरा चीज आपने क्या किया, आपने ये इंश्योर किया कि बच्चे की जो अलग अलग स्थिति है उस स्थिति पर हम काम करेंगे. उसके बाद करिकुलम के कंटेंट पर आपने काम किया. इंस्ट्रक्शन आप बच्चे को सही दें, है ना, माध्यम भाषा जो है सही यूज करें, शुरुआत में मातृभाषा रखें, सही मूल्यांकन करें बच्चों का ताकि आप अपने व्यवस्था में सुधार कर सके. और उसके बाद स्कूल में जो शिक्षकों का प्रशिक्षण है या जो प्री प्रशिक्षण है, बीएड, सब इन सबको सुधार किया जा रहा है. उसके बाद स्कूल में प्रॉपर गवर्नेंस आप रखिए कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा रहे कि सारी व्यवस्था रहे. उसके लिए स्कूल को मर्ज की भी बात की गई. उसके बाद आता है हमारा स्कूल रेगुलेशन. So at present, the school education department does all the work of governance and regulation of school. The committee has said that this lead to conflict of interest and also centralize of power. It had suggested that the department be involved only in formulating the and monitoring policy, but not in regulation of a school. An independent school standard authority should be created in each state. It will specify basic criteria for the government and private school self regulation और क्या कहते हैं एक्रीडिएशन सिस्टम विल बी क्रिएटेड फॉर स्कूल. तो रेगुलेशन कैसे चलेगा कि अब इसमें कई सारी चीजें हैं, है ना. गवर्नमेंट और रेगुलेशन का सारा काम यहां पर होगा. तो कमेटी ने क्या कहा कि सबके हितों में टकराव होता है ना. अब क्या होता है कि अब मैं बॉस हूं, अब मैं अपने हिसाब से चलाना चाहता हूं, तो सत्ता का भी केंद्रीकरण हो जाता है. उन्होंने क्या कहा कि विभाग को सिर्फ नीतियां बनाने और निगरानी में शामिल किया जाए, पर स्कूल के रेगुलेशन में नहीं. मतलब विभाग ही सब कुछ करेगा तो फिर स्कूल के पास हाथ भी बन जाते हैं.
तो प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाई जाए। वह सरकारी और निजी स्कूल की बेसिक मानदंड निर्दिष्ट करेगी और विभाग का उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। उनका काम ही रहेगा कि वो क्राइटेरिया बनाए कि कैसे स्कूल चलेगा। और स्कूल के लिए सेल्फ रेगुलेशन और एक्रेडिटेशन प्रणाली बनाई जाएगी। एक्रेडिटेशन प्रणाली मतलब कैसे क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, स्कूल को कैसे रेगुलेट करना चाहिए। होता क्या है ना, विभाग से ऑर्डर आया, पत्र आया, हम कर दिए, तो ये बहुत मोनोटोनस हो जाता है। इसमें आप करते कम हैं और सिर्फ ऑफिशियली चीजें होती हैं, रियल में नहीं होता है। इसलिए इन सभी रेगुलेशन पर भी हमको काम करना चाहिए। तो आज के क्लास के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन संभव है कि कुछ क्वेश्चन ना बने आपसे, तो क्योंकि इसका कल भी आपको नेक्स्ट क्लास में भी इसमें आपको एनएपी के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो उसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। मैंने इंटेंशनली इसे 2 क्लास में रखा है क्योंकि सिलेबस में आपकी काफी सारी चीजें हैं। तो आज की चीजों को आप ना एक बार मेरी क्लास के बाद कभी एकदम पीडीएफ निकाल के, शाम के टाइम पे पीडीएफ निकाल के ना एक एक चीज पे खुद सोचिएगा, एक बार देखिएगा, फिर ऐसे सोचिएगा क्या यार ये रेगुलेशन ऐसा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। उसमें आप अपने आसपास के स्कूल को सोचिए, अपने लोकल व्यवस्था को सोचिए, या जहां जहां आपने देखा है उस व्यवस्था को सोचिए। तो एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा। तो प्राथमिक स्तर पर जो कक्षा 1 से 5 बोलेंगे तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं प्री ऑपरेटरी और हम लोग फाउंडेशनल दोनों बोलते हैं। क्यों बताइए? क्योंकि जो हम शुरुआती दौर है 5+3 दोनों को शामिल कर लिया ना, कक्षा 1 2 इसमें आ गया और 3 4 5 इसमें आ गया, तो ये हो गया फाउंडेशनल, ये हो गया है ना प्रीएप्टरी। तो ये जो आपका है बेसिक, आपका फाउंडेशनल, और उसके बाद जो है प्रीएप्टरी है, ये दोनों इसके अंदर आ गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आप लोग बनाइए, आपके होमवर्क में है। कहीं डाउट हो तो मेरे से पूछिए, और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बढ़िया से। लेकिन इसको आज के टॉपिक को ना आप, क्योंकि आपकी जो अब टॉपिक चल रही है ये वो चीज है जो आज दुनिया में चल रही है। सो एनईपी सब एकदम ज्वलंत टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप एकदम करंट परिवेश में देख के समझिए, किताबी चीज देखकर मत पढ़िए। हेलो श्वेता जी, अरे वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। मुझे पुराने स्टूडेंट मिलते हैं तो मुझे बड़ा आत्मीयता फील होता है। थैंक यू श्वेता सोनी, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वर्षा, थैंक यू एवरीवन। तो सब लोग क्लास का फीडबैक जरूर दे दीजिएगा क्लास के बाद, अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया तो। और सारे क्वेश्चन अपने से बनाइएगा, सारा स्लाइड फिर से देख के विचार करिए और सारे क्वेश्चन बनाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।